वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रदीप चौधरी। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाया गया या योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, तो इसको अब हटाकर इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। तो बेसिकली योजना आयोग का जो काम था, योजना आयोग का काम था कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, जो पंचवर्षीय योजना के हमें 5 साल में, इन 5 सालों में किस चीज़ पर फोकस करना है, ये सब बनाना योजना आयोग का काम था। लेकिन अब योजना आयोग को हटा दिया गया है। योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग है। और नीति आयोग कब से आया है? नीति आया है 1 जनवरी 2015 से। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है एक, आप मुझे नाम उसका कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही फेमस पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। राजा राम मोहन राय के बारे में बता देते हैं। तो सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि क्यों दी थी? अकबर द्वितीय चाहते थे कि ये उनके लिए इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड जाकर अंग्रेज़ों से इनकी पेंशन, अकबर द्वितीय की पेंशन के बारे में बात करें कि अंग्रेज़ जो हैं इनकी पेंशन बढ़ा दें। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को वहाँ पर भेजा गया था। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी वहीं पर हो गई थी, इंग्लैंड में, लंदन में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने इसी पुस्तक में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ नाम का सिद्धांत दिया है। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, या आप समझ सकते हैं धन का बहिर्गमन। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी पुस्तक में द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, अंग्रेज़ों ने भारत को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत का विदोहन किया या भारत को लूटा, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलट एक्ट 1919 में आया था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत के ब्रिटिश सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे। तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अंग्रेज इसको कहते थे, तो ये जो रोलट एक्ट आया था, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे, जिस पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को बड़े ही नृशंस तरीके से वहाँ पर गोली चलवाकर भारत के बहुत सारे लोगों की हत्या करवा दी थी। जलियांवाला हत्याकांड इसी के ऊपर डिपेंड था। वो इसी बारे में चर्चा करने के लिए या इसका विरोध करने के लिए 1919 में भारत के लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनको बोलते हैं कैग, CAG। फुल फॉर्म होती है कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG कैग। तो ये आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 152 में है कि राज्यपाल जो हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल अपने पद पर प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं। आर्टिकल 152 में कोई भी राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान जो है उसमें फ़िलहाल 22 भाषा हैं। कुछ दिन पहले 18 भाषा थी, 4 भाषा BDMS
BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को 92 में संविधान संशोधन 2003-4 के तहत जोड़ा गया था। ये आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। तो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और एक आपने सुना होगा स्कूल चलो अभियान। आपने कभी कभी अगर आप किसी गांव के प्राइमरी स्कूल में देख गए होंगे तो आपने देखा होगा स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत 92वें संविधान संशोधन यानी 2004 से हुई थी। आप इनको याद रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप इन सब चीज़ों को जोड़ लें और इन चीज़ों को जोड़कर आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में सब आ जाएगा, आप इनको याद करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीटी, इसको बोलते हैं एनसीटी। फिलहाल दिल्ली है एनसीआर, फिलहाल दिल्ली है एनसीआर, तो इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, रीजन यानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तब था राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो इसको कब बनाया गया था? तो ये 63वें संविधान संशोधन में इसको बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध, मनुष्यों में यातायात का निषेध या दुर्व्यापार का निषेध, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार आप समझ सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब किसी भी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो किसके आर्टिकल के तहत है? ये है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में ये है। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है किसी भी व्यक्ति को विधि के अलावा उसके प्राणों से अलग नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मार सकता है तो उसको केवल विधि द्वारा मारा जा सकता है। मतलब अगर आप लीगल वे में कोई उसको मार सकता है तो लीगल वे में केवल जब उसको कोर्ट ने सजा दी हो, मृत्युदंड, तभी उसको मारा जा सकता है। उसके अलावा सरकार या कोई भी उसको उसके प्राणों से अलग नहीं कर सकता है, मतलब उसको नहीं मार सकता है बिना लीगल वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसका आर्टिकल 22 देख लीजिए। आर्टिकल 22 में क्या है? तो आर्टिकल 22 में यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों का कारखानों में निषेध, मतलब किसी भी भारी जो काम होगा जिसमें कारखाने वगैरह जिनमें भारी काम होगा तो उनमें 6 वर्ष से या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा जोखिम भरे कामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो चलिए मैं आपको 1 से लेकर 6-7 भाग तक बता देता हूँ। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि एक देश भारत होगा जिसका नाम भारत या इंडिया होगा और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 है। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। और भाग 3 मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। इनको DBSP भी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये सभी आपको याद होना चाहिए। और भाग 5 है, भाग 5 में है संघ। तो संघ में जो संघ से संबंधित या केंद्र सरकार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आर्टिकल 52 से 151 तक। और एक भाग 4 का भी है, भाग 4 का या 4A भी बोल सकते हैं। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का। ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस आर्टिकल को कई बार पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल 51 का क्या है? तो आर्टिकल 51 का में है मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, कई बार पूछा जाता है। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य सदा से संविधान में नहीं थे, इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1974 में इसको जोड़ा गया था। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको स्वर्ण सिंह समिति
की सिफारिश पर जोड़ा गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाने के बाद इनको जोड़ा था। तो जब आपातकाल लगा गया था तो आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि केवल नागरिकों को अधिकार ही नहीं मिलने चाहिए, उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैंने भाग 6 ना बताया हो तो बता देता हूँ। भाग 6 में है राज्य, ये आर्टिकल 152 से 237 तक, आर्टिकल 152 से 237 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग होती है। तो देखिए, लोकसभा तो 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के 2 तिहाई सदस्य हर साल रिटायर होते रहते हैं और हर साल इसके सदस्य जो आते रहते हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये कभी भी विघटित नहीं होती है। देखिए, अगर मैं संसद को सेंट्रल में रखूं तो कुछ इस प्रकार है। अगर ये संसद है तो एक सदन मिलेगा आपको लोकसभा, ये हो गया लोकसभा, यहाँ हो गया राज्यसभा और बीच में मान लीजिए आप राष्ट्रपति। तो लोकसभा के लिए अगर आप न्यूनतम उम्र, अगर कोई लोकसभा सदस्य बनना चाहता है उसके लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो ये परमानेंट सदन है राज्यसभा और ये टेम्परेरी सदन है। इसका मतलब ये है कि ये राज्यसभा रहनी ही रहनी है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, ये एकदम से परमानेंट है। और लोकसभा जो है टेम्परेरी है, तो हर एक 5 साल बाद ये विघटित होती रहती है, दूसरे चुनाव होते रहते हैं, दूसरी सरकार बनती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड किस कांड के कारण अशोक आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो ये था चौरी चौरा कांड। मैं आपको चौरी चौरा कांड के बारे में बता देता हूँ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, वर्तमान में वो तहसील है, उस टाइम पर एक कस्बा हुआ करता था जब की बात है। तो चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक जो है भारतीय लोग जुलूस का आयोजन कर रहे थे। तो जुलूस में जो लोग जा रहे थे वहाँ पर अंग्रेज़ों की पुलिस ने उन पर टिप्पणी की और उन पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि जो भीड़ जा रही थी वो भड़क गई और भीड़ ने भड़कते हुए थाने में आग लगा दी, चौरी चौरा के थाने में। और थाने में 22 पुलिसकर्मी जो जल गए थे। तो उसी से क्षुब्ध होकर, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा हो, तो उसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और चौरी चौरा में जो भी लोग, जिन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था, तो उनके मुकदमे को जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमा लड़ा था और बहुत से लोगों को बचा भी लिया था उस केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। तो केंद्र सरकार के विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, इनको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में होते हैं। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत की सरकार का एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं कि भारत सरकार के या केंद्र सरकार के जो भी कोई केस होंगे, तो जो बड़े केस होंगे उनको लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के खिलाफ किसी ने कोई केस किया है तो उसको लड़ने के लिए महान्यायवादी जाते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो ये आर्टिकल 76 में इनका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ था तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार की परमिशन लेके आई थी। तो व्यापार की परमिशन के साथ ही उन्होंने जब यहाँ पर शासन करना भी शुरू कर दिया, तो उसको मान्यता जो दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको दी गई थी 1773 में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। और जब ये मान्यता दी गई तो भारत के गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद के
लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, साथ ही इनमें वो सदस्य नहीं होंगे जो कि जिनको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सूची में, किस अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित कानून की प्रक्रिया है? तो किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो है प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल से संबंधित, मान लीजिए कोई एक जो है एमएलए या एमपी पहले किसी दूसरे दल में था, उसके बाद दूसरे दल में चला जाएगा, तो उससे संबंधित ये जो है इस प्रक्रिया के तहत क्या क्या उसमें होगा कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं जो रखे जाएंगे, कौन कौन से अधिकार उनके जब्त किए जाएंगे, और यो एक बार में या एक साल में या एक कार्यकाल में कितनी बार ऐसा कर सकते हैं, ये सब जो प्रक्रिया हैं वो 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है कि कोई भी ऐसा कानून जो, कोई भी ऐसा विषय जो 9वीं अनुसूची में आता है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी वर्डिक्ट या कोई भी फैसला नहीं दे सकती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसका एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार को आपकी ज़मीन की आवश्यकता पड़ गई, मान लीजिए कि आपका यहाँ एक जगह है और यहाँ पर एयरपोर्ट बनना है और इसके बीच में आपका खेत है, तो ये आप सरकार को ये एयरपोर्ट के लिए ये ज़मीन देने से मना नहीं कर सकते। आप बाउंडेड्स, आपके पास में बाउंडेशन है, सरकार को आपको ये जगह देनी ही पड़ेगी, सरकार आपसे ज़मीन ले लेगी। ये जो प्रक्रिया है किस में आती है? ये प्रक्रिया आती है 9वीं अनुसूची में। अगर सरकार को देश की प्रगति के लिए या देश के लिए आपकी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो वो आपसे उसका मुआवजा देकर आपकी ज़मीन ले ली जाएगी।